चलिए, जो हमारा यहाँ पे भाग 6 है, जैसा हमने भाग 5 में पढ़ा कि इस अशोक स्तंभ लेखों में बृहत स्तंभ लेख हमें कितने 6 स्थान से मिलता है। ठीक है, 6 स्थान से मिलता है। कितने लेख मिलते हैं? 7 लेख मिलते हैं। ठीक है, आज हम एक एक करके सातों लेखों को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। पहला है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। मूल रूप से यह हरियाणा के अंबाला जिले में था। ठीक है, जो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है वह कहाँ है? हरियाणा के अंबाला जिले में। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे दिल्ली में लाया गया। ठीक है, नोट करते हुए चलिए। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख कहाँ है, कहाँ स्थित है? हरियाणा के अंबाला जिले में। ठीक है, किसके द्वारा दिल्ली लाया गया था? तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया था। एकमात्र अभिलेख जिसमें अशोक को के 7 लेख उत्कीर्ण है। आपसे प्रश्न इस प्रकार पूछेगा कि एकमात्र अभिलेख का नाम बताइए कि अशोक के 7 लेख उसी में उत्कीर्ण है। तो आप कहेंगे कि दिल्ली टोपारा स्तंभ लेख। ठीक है, दिल्ली मेरठ, यह मेरठ में था। ठीक है, दिल्ली मेरठ, मूल स्वरूप में तो ये मेरठ में था यह अभिलेख लेख। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थापित करवाया और इसे शिकार ए कुश महल में रखवाया। ठीक है, इसमें ये लिखिए कि दिल्ली मेरठ लेख फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थापित करवाया। कहाँ? शिकार ए कुश महल में रखवाया। ठीक है, अगला है लोरिया अभिलेख। क्या है? लोरिया अभिलेख बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, इस पर औरंगजेब ने लेख उत्कीर्ण किया है। एक उस लेख का अभिलेख का नाम बताइए। ठीक है, अशोक के उस अभिलेख का नाम बताइए जो बिहार में है और औरंगजेब ने इस पे लेख को उत्कीर्ण कराया है। किसने? लेख औरंगजेब ने। ठीक है, तो कहेंगे लोरिया अभिलेख। अगला है लोरिया अरेराज अभिलेख। कहाँ है? चंपारण बिहार में। ठीक है, अगला है रामपुरवा अभिलेख, ये भी बिहार में है। ठीक है, जोगाड़ शिलालेख उड़ीसा में है। कहाँ है? जोगाड़ शिलालेख उड़ीसा में है। ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी? जो जोगाड़ शिलालेख है वो कहाँ है? उड़ीसा में। खोज कब हुई? तो कहेंगे आप 1850 में। किसने किया? वाल्ट। ठीक है, वाल्टर इलियट ने। किसने? वाल्टर इलियट ने। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ठीक है, प्रशस्ति क्या होता है? जिसमें राजाओं की प्रशंसा लिखी जाए उसको प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है, प्राचीन समय में अभिलेख के मूल स्वरूप कौशाम्बी में था। कहाँ था? कौशाम्बी में, जिसे अकबर ने इलाहाबाद किले में स्थापित करवा दिया। इस पर बहुत से लेख लिखे गए जिसमें ऐसा, देखिए इसमें इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा कि उस अभिलेख का नाम बताइए जिसके अंदर रानी का लेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का लेख, इसमें अकबर और बीरबल के लेख भी उत्कीर्ण है। वो कौन सा लेख अभिलेख है? तो आप कहेंगे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ठीक है, इसमें इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। इसके अंदर अकबर और बीरबल का भी लेख उत्कीर्ण है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। अशोक के शिलालेख मध्य प्रदेश में मिले हैं। ठीक है, कर्नाटक में मिले हैं, ब्रह्मागिरी, सिद्धपुरी। ठीक है, पालकी गुंडू, बिहार के सासाराम, उत्तर प्रदेश में अहरोड़ा नामक स्थान पर है। ठीक है, निगाली सागर शिलालेख और जोगर शिलालेख और रामपुरवा शिलालेख, ये तीनों शिलालेख अशोक से संबंधित है। लिख लीजिएगा, ये तीनों शिलालेख किससे संबंधित है? अशोक से संबंधित है। अशोक के लघु स्तंभ लेखकों में राजकीय घोषणाएं मिलती हैं। जो अशोक के लघु स्तंभ, ठीक है, जो स्तंभ लेख थे उसको दो भागों में बांटा गया, बृहत स्तंभ और लघु स्तंभ। तो लघु स्तंभ के लेखों में क्या मिलता है? उसके अंदर राजकीय घोषणाएं मिलती हैं। ठीक है, लघु स्तंभ लेखों के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अशोक स्तंभ सांची में, अशोक स्तंभ सांची में, धमेक स्तूप सारनाथ में। सांची मध्य प्रदेश व सारनाथ उत्तर प्रदेश लेख में संघ भेद रोकने का आदेश दिए गए हैं। ठीक है, इसमें ये समझिए कि अशोक स्तंभ सांची में, ठीक है, अशोक स्तंभ कहाँ है? सांची में, और धमेक स्तूप सारनाथ में है। ठीक है, ये बस इतना ही याद रखिए। निगाली सागर अभिलेख में अशोक ने अपने राजाभिषेक के 14वें वर्ष में कनक मुनि से स्तूप जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है, पूछा जाए आपसे प्रश्न कि निगाली सागर अभिलेख में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में कहाँ से स्तूप का जीर्णोद्धार करवाया था? आप कहेंगे कनक मुनि। क्या कहेंगे? कनक मुनि। ठीक है, लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर्म
अशोक ने जो लुम्बिनी गांव था वहाँ का धार्मिक कल, ठीक है, धार्मिक कर क्या कहा जाता है, बलि, उसे क्या कर दिया, माफ कर दिया। ठीक है। वास्तुकला के इतिहास में अशोक ने एक नई शैली का विकसित किया और गुफा लेख धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि अशोक ने एक नई शैली को विकसित किया, ठीक है, और गुफा लेख, जो गुफा लेख था, धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। ठीक है, लिख लीजिएगा, जो गुफा लेख है वो अशोक से भी संबंधित है। बराबर की पहाड़िया में, ठीक है, बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण कराया। ठीक है, अशोक ने कितने गुफाओं का निर्माण कराया, 4 गुफाओं का निर्माण कराया। ठीक है, जो कर्ण गुफा, सुदामा, चौपार तथा विश्व झोपड़ी गुफा थी, वो 4 बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने कितने गुफाओं का निर्माण कराया, 4। 4 इस प्रकार है, कर्ण गुफा, ठीक है, कर्ण गुफा, सुदामा, चौपार और विश्व झोपड़ी गुफा। ठीक है, 4 गुफा का नाम है, लिख लीजिए। आजीवक संप्रदाय के भिक्षुकों को दान में दे दी गई। ठीक है, ये जो 4 गुफाएं थी उन्हें, 4 गुफाओं को संप्रदाय के भिक्षुकों को दान में दे दी गई। अशोक के पुत्र दशरथ, ठीक है, अशोक के पुत्र कौन थे, दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण करवाया तथा बराबर की पहाड़ियों पर दशरथ ने लोमस ऋषि की गुफा भी बनवाई। ठीक है, पहले तो ये नोट कीजिए, लोमस ऋषि की गुफा किसने बनवाई, तो आप कहेंगे दशरथ ने। ठीक है, और यहाँ पे ये भी लिखिए कि अशोक के पुत्र कौन थे, दशरथ। ठीक है, नागार्जुनी पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण कराया, कौन सी पहाड़ी पर, नागार्जुनी पहाड़ियों पर, तथा बराबर की पहाड़ियों पर दशरथ ने कौन सी गुफा बनवाई, तो लोमस ऋषि की गुफा बनवाई। ठीक है, बौद्ध परंपराओं के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण कराया, 84,000। ठीक है, जिसमें महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूपों का निर्माण किया था। 8 स्तूपों में बुद्ध के शारीरिक अवशेष रखे गए और 9वें में उनके पात्र। देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। ठीक है, जिसमें महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूपों का निर्माण हुआ। ठीक है, 8 स्तूपों में बुद्ध के शारीरिक अवशेष और 9वें में उनके पात्र मिलते हैं। ठीक है, रखे गए हैं। ठीक है, उनके मृत्यु के बाद 9 स्तूप बने, 8 में स्तूप, 8 स्तूप में, 1 से लेकर 8 तक के स्तूप में क्या हुआ, बुद्ध के शारीरिक अवशेष रखे गए हैं और 9वें में उनके पात्र। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे क्या कहा है, अहरोड़ा लेख में, ठीक है, अहरोड़ा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का वर्णन किया गया। अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का वर्णन किया गया है, तो आप कहेंगे 18। कितने, 18। ठीक है, चलिए आगे क्या है, मौर्यकालीन उच्चाधिकारी, जिसे तीर्थ भी कहते हैं। यहाँ बताया गया कि जो प्रधानमंत्री और पुरोहित हैं वो विभाग में एक प्रमुख धर्माधिकारी के रूप में काम करते हैं। ठीक है, और सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री, ठीक है, युवराज राजा का उत्तराधिकारी होते थे। ठीक है, प्रशस्ता कौन होते थे, राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला। ठीक है, प्रशस्ता कौन होता था, जो राजकीय कागज पत्रों को सुरक्षित रखने वाला, राज्य की आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी। ठीक है, अब से पूछ दिया जाए कि राजस्व विभाग का प्रधान कौन होता था, तो आप कहेंगे समहर्ता। कौन, समहर्ता। ठीक है, सेना का संचालक अथवा नगर रक्षा का अध्यक्ष को नायक कहते हैं। ठीक है, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, जिसे कहा जाता है प्रदेष्ट्री। क्या कहा जाता है, प्रदेष्ट्री। सन्निधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष। व्यवहारिक, नगर का प्रमुख न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, व्यवहारिक। ठीक है, पुलिस अधिकारी को क्या कहा जाता था, दंडपाल। ठीक है, कर्मानतिक, उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष। यहाँ पूछ दिया जाए कि उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष कौन होता था, तो आप कहेंगे कर्मानतिक। ठीक है, चलिए, सीमावर्ती का रक्षक, सीमावर्ती दुर्गों
का रक्षक कौन होता था? अंतपाल। ठीक है। दुर्गपाल कौन होते थे? राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष को दुर्गपाल कहते हैं। ठीक है। नागर या पौर, नगर कोतवाल, ठीक है, या नगर का प्रमुख अधिकारी, नगर का प्रमुख अधिकारी नागरक, ठीक है, जिसे पौर भी कहते हैं। दवारिक, दवारिक कौन होता है? जो राजमहलों की देख रेख करने वाला व्यक्ति ही दवारिक होता है। ठीक है। आटविक, आटविक कौन होता था? वन विभाग का प्रधान, वन विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? आटविक। ठीक है। अगला है अंतःपुर का रक्षक, अंतःपुर का रक्षक कौन होते थे? उनको क्या कहा जाता था? अंत वैदिक। ठीक है। आगे है 18वां परिषद का अध्यक्ष, तो मंत्री परिषद अध्यक्ष। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मंत्री परिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के अधिकारी थे। ठीक है। मंत्री परिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के अधिकारी थे जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। नोट कर लीजिए, परिषद का अध्यक्ष कौन होता था? मंत्री परिषद अध्यक्ष। ठीक है। तो मंत्री परिषद के नीचे 2 श्रेणियों के अधिकारी होते थे जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है। इन्हें मंत्री परिषद कहा जाता था और जो नीचे द्वितीय श्रेणी के अधिकारी थे उनको अध्यक्ष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्ष का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में कितने अध्यक्षों का उल्लेख है? तो आप कहेंगे 26। कितने? 26 अध्यक्षों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में प्रमुख 4 व्यापारिक राजमार्गों का भी वर्णन है। कितने? 4। कौटिल्य बताते हैं कि उत्तरा पथ की अपेक्षा दक्षिण पथ अधिक महत्वपूर्ण थे। ठीक है। यदि पूछ दिया जाए किसके अनुसार जो उत्तरा पथ की अपेक्षा दक्षिणा पथ अधिक महत्वपूर्ण थे, तो आप कहेंगे कौटिल्य। ठीक है। अशोक के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? 4 थी, उसमें बढ़ाकर 5 कर दी गई। ठीक है। ये भी नोट कर लीजिएगा कि अशोक के समय पे कितने प्रांत थे और बढ़ा के कितना कर दिया गया? 4 प्रांत थे, बढ़ाकर 5 कर दिया गया। ठीक है। प्रांत, प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी द्वारा होता था। ठीक है। यहाँ पूछा है, यहाँ बताया गया है कि प्रांतों का शासन कौन चलाता था? कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी द्वारा होता था। ठीक है। यहाँ कुछ मौर्य प्रांत है और उनकी राजधानी बताया गया है। नोट कर लीजिए कि उत्तरापंथ मौर्य प्रांत है। ठीक है। जो उत्तरापथ प्रांत है उसकी राजधानी क्या है? तक्षशिला। ठीक है। जो अवंती राष्ट्र है उसकी राजधानी क्या है? उज्जैनी। ठीक है। प्राची कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। दक्षिणापथ की राजधानी क्या है? सुवर्णगिरी। अगला है कलिंग, राजधानी क्या है? तोशली। ठीक है। ये मुख्य 5 मौर्य प्रांत है। ठीक है। और उनके समय में 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया था और उनकी राजधानी भी लिख लीजिएगा। चलिए, प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। प्रांत जो मौर्य प्रांत थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको आप कहेंगे चक्र कहा जाता था। प्रांतों का विभाजन विषयों में किया गया था। ठीक है। जो प्रांतों का विभाजन किस में किया गया था? विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। जो किसके अधीन होते थे? विषयपति के अधीन होते थे। ये भी नोट कर लीजिएगा, प्रांतों का विभाजन किसके आधार पे किया गया? विषयों के आधार पे किया गया। ठीक। जिले का प्रशासनिक अधिकारी शासक स्थानिक था। ठीक है। जिले का प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहते हैं? स्थानिक, जो समाहर्ता के अधीन था। किसके अधीन था? समाहर्ता के अधीन। मजेस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। इसमें बताया है कि मजेस्थनीज के अनुसार जो नगर का प्रशासन होता था उसमें 30 सदस्य का एक मंडल होता था। एक मंडल कितने सदस्यों का होता था? 30 मंडल का होता था। 30 सदस्यों का एक मंडल होता था। किसके अनुसार? मजेस्थनीज के अनुसार, जो 6 समिति में विभाजित करता था। ठीक है। कितनी समितियां थी? 6 समिति थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इसमें यह नोट कीजिए कि मजेस्थनीज के अनुसार इक्वल टू डाल के लिखिए 30 सदस्यों का एक मंडल होता था, 6 समितियों में विभाजित होता था, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट। ठीक है। जो अगला पार्ट आएगा उसमें मौर्य साम्राज्य का जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आज के